स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद उत्कर्ष हुए छोटे छोटे राजवंशों के बारे में। और उन छोटे छोटे राजवंशों में मैंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को बता दिया, पाल शासक बताया था, गढ़वाल शासक बताया था। ऐसे तमाम सारे राजवंशों के बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में बातचीत किया था। अभी जो हमारी बातचीत चलने वाली है आप लोगों के बीच में, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ समझ लीजिएगा। अभी जो हम आप लोगों से बातचीत करेंगे वो 9वीं शताब्दी के आसपास उदय हुए उत्तर और दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे राजवंश थे उन राजवंशों के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। और स्पेशल जो मेरी बातचीत चलेगी, अगर सपोज करिए ये 23.5 डिग्री करके रेखा है तो इसके ऊपर की जो हिस्सा है ये उत्तरी भारत, यहीं की कहानी मैं बता रहा था। और यहाँ मैंने आपको गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष बताया था, कुछ छोटे छोटे राजवंश बताए थे। आज जो मेरी टॉपिक चलेगी आपके बीच वो चलेगी 9वीं शताब्दी के आसपास उदय हुए उत्तर और दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में बातचीत चलेगी। तो ये कौन कौन से राजवंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो हम ले लेते हैं यूपी का बुंदेलखंड। तो इस बुंदेलखंड में देखा जाए, बुंदेलखंड में अगर हम बातचीत करें तो यहाँ के आज हम चंदेल शासक आपको बताएंगे। और अगर दिल्ली को ले लेते हैं और अजमेर को ले लेते हैं तो दिल्ली और अजमेर पर शासन करने वाले चौहान वंशों के बारे में बातचीत करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में जो 9वीं शताब्दी के बाद उदय हो रहे हैं, इनके बारे में स्पेशल हमारी आपसे बातचीत होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रखता हूं। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो मैं चलता हूं अपने टॉपिक के साथ, करता हूं आपसे बातचीत। पूरी क्लास के साथ लगे रहिएगा और वीडियो को स्किप किए बिना पूरी गहनता पूर्वक लेक्चर को सुनते आप नोट्स को बनाते चलें। शायद आपका नोटबुक भी सारगर्भिक होगा और ज्ञान भी सारगर्भिक होगा। आप ऐसा पढ़ने के बाद खुद एहसास करते रहेंगे। तो मैं चलता हूं सीधे अपने टॉपिक पे, करता हूं आपसे बातचीत। दिल्ली एवं अजमेर के चौहान वंशों की अगर बात किया जाए तो 7वीं शताब्दी के आसपास से ये घटना दिखाई देता है। वैसे चौहानों की जो कहानी दिखाई देती है वो कई स्तर पे दिखाई देती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कई ऐसे पहलू आते हैं जो दिल्ली के और अजमेर के चौहान राजवंशों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देने का काम करते हैं। फिलहाल तमाम सारे ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि यह घटना लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास से उदय हुआ। और 7वीं शताब्दी के आसपास बताया जाता है कि वासुदेव के नामक एक व्यक्ति के द्वारा जो शाकंभरी है, इस शाकंभरी में ही चौहान वंशों के इतिहास का अस्तित्व सबसे विशेष रूप को धारण किया था। और चौहान वंशों का जो अस्तित्व आया, इन चौहान वंशों में तमाम सारे शासक आए, बहुत सारे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9वीं शताब्दी के बाद उदय हुए उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमाम सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। उन तमाम सारे राजवंशों में बहुत सारे ऐसे राजवंश थे जो कुछ युद्ध और अभियान के माध्यम से ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को गौरवशाली बनाने की कोशिश की है। हालांकि उन राजवंशों में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी जो एक विशाल ऐतिहासिक स्वरूप को धारण कर पाए। ऐसा मैंने कुछ करके आपको पहले बता भी चुका था।
ठीक वही घटना 7वीं शताब्दी के आसपास में दिखाई दे रहा है, जब वासुदेव नामक एक व्यक्ति के द्वारा शाकंभरी के ही आसपास दिल्ली चौहान वंशों के इतिहास की सबसे प्रमुख विशेषता मानी गई। और बताया जाता है कि इसमें जो शासक अजय पाल करके आता है वो स्पेशल अजमेर नगर की स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। तमाम सारे महाकाव्यों के मुताबिक और दरबार में उपस्थित कवियों ने इन राजवंशों के राजाओं के बारे में समय समय पे अनेक पहलुओं में वर्णन किए हैं। उसी के आधार पे अगर देखा जाए तो जो हम्मीर महाकाव्य है, इस हम्मीर महाकाव्य के अनुसार कहा जाता है कि जो चौहान राजवंश थे वो सूर्यवंशी थे। उन्हें सूर्यवंशी बताया गया। इन्हें 4 अग्निकुंडों से भी तुलना करके बताया गया है कि अग्निकुंड के माध्यम से भी ये पैदा हुए थे, ऐसा कुछ करके ऐतिहासिक कुछ सोर्सेज जो हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अरोराज आया, विग्रहाज चतुर्थ आया, विषमदेव आया, तमाम सारे ऐसे शासक हुए। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय से पहले आए इन शासकों में कोई ऐसे शासक नहीं थे जो चौहान राजवंशों की पृष्ठभूमि को काफी गौरवशाली बना पाए। फिलहाल एक परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विग्रहाज चतुर्थ जो था बताया जाता है, पूछा हुआ स्पेशल एपीसीएस का सवाल भी है, जो हरकेल है इस हरकेल की रचना विग्रहाज चतुर्थ के ही द्वारा किया गया था। तो स्पेशल सवाल भी आपके एग्जाम में दिया जा चुका है। विग्रहाज चतुर्थ के हरकेल रचना के बाद के इतिहासों को अगर उठा के देखा जाए तो चौहान राजवंशों की गौरवशाली प्रतिभा को बनाए रखने के लिए चौहानों की सुव्यवस्था और सामरिक सामाजिक दृष्टिकोण को स्थापित करने में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने का काम किया था वो आने वाला एक बादशाह सोमेश्वर का पुत्र या कह सकते हैं पृथ्वीराज द्वितीय का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय, जिसे आमतौर की भाषा में पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, वो आता है चौहान राजवंश के उत्तराधिकार के रूप में। और पृथ्वीराज तृतीय जब आया चौहानों की गद्दी पर बैठने का जो काम किया है, इसी के समय कहा जाता है कि इतिहास की एक अविरल धारा दिखाई देती है। जिस समय पृथ्वीराज तृतीय भारतीय भौगोलिक सीमा पे अपनी सामरिक महत्वाकांक्षा को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी समय की बात है कि उत्तर भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आए हुए भारत पे जो विदेशी आक्रांता थे, जिन विदेशी आक्रांताओं में अरबों का आगमन तो हो ही चुका था, साथ ही साथ तुर्कों का भी आगमन हो चुका था। और उन्हीं तुर्कों के साथ पृथ्वीराज तृतीय की सबसे घमासान युद्ध भरी मुकाबला होती है। और अंततोगत्वा देखा जाए तो चौहान राजवंशों का इतिहास धीरे धीरे पतनोन्मुख हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठ रहा है, जिसके पिता जो थे सोमेश्वर, यानी कि जिनको पृथ्वीराज द्वितीय के नाम से जाना जाता था, और पृथ्वीराज तृतीय जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, इसको एक उपनाम से भी जाना गया। और ये एग्जाम में एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछे हुए सवाल हैं कि राय पिथौरा के उपनाम से किस शासक को जाना जाता था, वो पृथ्वीराज तृतीय कहिए या पृथ्वीराज चौहान कहिए, राय पिथौरा के नाम से उसे जाना जाता था। पृथ्वीराज तृतीय अपने जीवन काल में तमाम सारे युद्ध अभियान से तो गुजर रहा है, लेकिन जो उसकी युद्ध अभियान की सबसे प्रमुख भूमिका निभाने की काम किया था, उसमें 3 युद्ध अभियान उसके सबसे ही नामी युद्ध अभियान के नाम से जाने गए। जिसमें एक युद्ध अभियान वो 1182 के आसपास करता है। 1178 से 92 तक इसकी शासन काल मुख्य रूप से दिखाई देती है। 1182 में ये पहला युद्ध अभियान कर रहा है एक महत्वाकांक्षा शासक के रूप में। 1191 में एक दूसरी शक्तिशाली शासक के रूप में अपनी शक्ति का परिचय देने का काम किया था। और 1192 में वो तीसरा युद्ध अभियान करता है, ऐसा कुछ ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार बताया जाता है। कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज तृतीय था 1182 के आसपास जो युद्ध किया था, इसमें उसने गुजरात के शासक जो भीम द्वितीय था, यही भीम द्वितीय आगे चल करके गोरी से भी पंगा लेगा और गोरी को बहुत भयानक तरीके से आबू पर्वत के निकट हराने की कोशिश भी करता है।
जो गोरी की पहली पराजय भी मानी जाती है। अभी हम लोग भीम द्वितीय आगे पढ़ेंगे, वहां हम लोग देखेंगे 1182 के आसपास। अभी हम लोगों को बस ये देखना है कि गुजरात के शासक जो था भीम द्वितीय, इससे संग्राम होता है पृथ्वीराज तृतीय का। और इस संग्राम का जो नतीजा निकलता है वो कोई खास नतीजा नहीं था, क्योंकि दोनों शक्तियां अपने आप में दोनों चरमोत्कर्ष शक्तिशाली का प्रदर्शन करने का काम किए थे। और कहा जाता है कि जो 1182 में गुजरात युद्ध चल रहा है भीम द्वितीय के साथ, ये युद्ध में न किसी सत्ता की जीत होती है, न ही किसी सत्ता की हार होती है, अपितु युद्ध की समापन दोनों राजाओं के बीच समझौते के साथ खत्म कर दिया जाता है। 1182 के बाद जो चरमोत्कर्ष युद्ध के रूप में दिखाई देता है वो 1191 और 1192 के तराइन का युद्ध दिखाई देता है। तराइन का जो युद्ध हुआ है ये स्पेशल युद्ध, हम स्पेशल आपको गोरी पढ़ाएंगे, जब गोरी पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको बताएंगे। ये युद्ध दो बादशाहों के बीच चल रहा है। एक तरफ शक्तिशाली शासक है पृथ्वीराज चौहान है, और दूसरी तरफ शक्तिशाली शासक जो है वो गोरी है। ये दो शक्तिशाली बादशाहों के बीच संग्राम छिड़ा था। पहले तराइन के युद्ध के दौरान अगर देखा जाए तो गोरी कोई बहुत खास उपलब्धि को नहीं ले पाता है, और गोरी की अपदस्थता ही गोरी को द्वितीय तराइन युद्ध के लिए प्रेरित करता है। और तराइन की द्वितीय युद्ध जब होती है तो इस द्वितीय युद्ध में अगर देखा जाए तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान का उन्मूलन हो जाता है, यानी कि सत्ता ही समाप्त हो जाती है। ऐसा कुछ करके बताया जाता है जो गोरी का विग्राहक कवि बताता है, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ विवाद चलती रहती है। जब मैं स्पेशल गोरी आपको पढ़ाऊंगा तो वहां हम आपको बताएंगे। यहाँ मिनहाज गोरी का जो कवि आता है वो कुछ और कहता है, पृथ्वीराज रासो का जो दरबारी कवि चंद्रवरदाई है वो कुछ और कहता है। इतिहास की अविरल प्रस्तुति के वजह से बहुत खास कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी ये बात कहा जाता है तमाम सारे इतिहासकारों के मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर कि तराइन की द्वितीय युद्ध जो होती है इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे ये अपदस्थ ही नहीं होते अपितु मार भी दिए जाते हैं। ऐसा कुछ साक्ष्यों के आधार पर बताया जाता है। यानी कि पहले युद्ध में देखा जाए तो चौहान जीत रहा है, और दूसरे युद्ध में देखा जाए तो चौहान की हार ही नहीं बल्कि मार दिया जाता है। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान आते हैं, लेकिन यहाँ हार होगी, और यहाँ जब गोरी आएगा तो यहाँ जीत जाता है। ये कहानी मैं और बढ़िया से आपको गोरी पढ़ाते समय बताएंगे। और यहाँ एक कहावत भी आता है जो मैं आपको कुछ उसके बारे में बता देता। जो 1191 का तराइन का युद्ध था, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जब जीतते हैं गोरी हारता है तो पूरी कमरकस बंदोबस्त व्यवस्था के साथ गोरी पे ऑन द स्पॉट अटैक करता है, जो तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है, गोरी का ही जो कवि आते वो कहते हैं कि गोरी की जीत होती है, लेकिन चंद्रवरदाई जो है उनके द्वारा लिखित जो बुक है पृथ्वीराज रासो, वो कहता है कि गोरी की जीत नहीं होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और माना भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो शब्दवेदी बाण को भी चलाने की प्रवृत्ति वो जानते थे। और चंद्रवरदाई ये भी कहता है कि चंद्रवरदाई के कहने के अनुसार ये भी बताया जाता है कि चंद्रवरदाई ने क्या किए थे के मुताबिक ये बताया जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके आंख पे पट्टी बांध दिया जाता है और गोरी को सर्वोच्च शिखर पे बैठाया जाता है, और वो बोलते हैं 4 बास 14 गिरह तनुअस्त परमार, ताही पर सुल्तान है क्यों धीर धरा चौहान। ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला, यानी 4 बांस 14 गांठ लगी हुई है, 4 बास 14 गिरह तनुअस्त परमार, यानी वहीं वार करना है, वहीं पे बाण को चलाना है। ताही पर सुल्तान है क्यों धीर धरा चौहान, यानी कि 4 बांस और 14 गांठ की लगी हुई 4 बांस के सर्वोच्च शिखर पे गोरी बैठा हुआ है, और चौहान को कहा जा रहा है कि आप वहां बाण को चलाइए, और वहां बाण को ये चलाते हैं और निसंदेह गोरी मार दिया जाता है। ऐसा कुछ करके बताया जाता है। लेकिन आपको ये जानना है कि तराइन की द्वितीय युद्ध जो होती है इसमें पृथ्वीराज चौहान अपदस्थ हो जाते हैं और इनको संभवतः इस युद्ध के दौरान ही मार दिया जाता है।
दरबारी कवि अगर देखा जाए चंद्रवरदाई का जो आता है, सॉरी पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जो आते हैं वो दरबारी कवि चंद्रवरदाई आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और इन्होंने एक किताब भी लिखा है जिस पुस्तक का नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा, दिमाग से उतर गया, आप लिख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित किताब है। ये आप यही मेंशन कर लीजिएगा, चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की रचना किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय के शासकों के दौरान कई छोटे छोटे ऐसे राजवंश चले और उसमें बहुत सारे ऐसे लेखक भी आते हैं सामने, जैसे सागर देव आते हैं जिन्होंने हमीर रासो की रचना किया, जगनीक आलाखंड आता है और नरपत नाला विशल देव रासो, ये सारे रचनाकार और कृत जो हैं ये आप टोटल आप याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सारे के सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दिल्ली और अजमेर के चौहान वंशों के बाद अगर देखा जाए तो अगला राजवंश जो हम लोग पढ़ेंगे वो बुंदेलखंड, जिसको जुजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो बुंदेलखंड कह लीजिए या जुजाक भुक्ति के चंदेल शासक कह लीजिए, इनके इतिहास के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो चंदेल शासक थे वो चंदेल शासक संभवतः जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उन गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में इनका उदय होता है भारतीय इतिहास में। इनकी भारतीय इतिहास की गौरव गाथा बहुत ही अविरल दिखाई देती है। चंदेल संभवतः माने जाते हैं प्रतिहार शासकों के ये सामंत के रूप में दिखाई देते थे। और सामंतवादी प्रथा का उदय के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको पहले ही कि ये गुप्ता काल से सामंतवादी प्रथा की बहुत ज्यादा विस्तार होना शुरू हो गया था। राजधानी अगर चंदेलों का देखा जाए तो चंदेलों की राजधानी संभवतः खजुराहो एमपी में ही था। इसमें प्रथम शासक जो आता है नुन्नुक करके आता है और इसी नुन्नुक का पुत्र था जय सिंह, जिसे जेजा के नाम से जाना जाता है। और इसी जेजा के नाम पे जेजाक भुक्ति नाम पड़ा है, जेजाक भुक्ति नाम पड़ा है। जो बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति कहा जाता है वो इसी जेजा के ही नाम पे जेजाक भुक्ति नाम को रखा गया। इस वंश परंपरा में शासन करने वाला सबसे पराक्रमी शासक के रूप में जो आया वो यशोवर्मन था। और कहा जाता है कि यशोवर्मन जो था ये विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, या कह सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जिस कंदरिया महादेव मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर स्थापित है खजुराहो में, यानी कि खजुराहो में जो विष्णु मंदिर बना है या कंदरिया महादेव की मंदिर बना है जिसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर को बनाने वाला यशोवर्मन शासक आता है। यशोवर्मन को देखा जाए तो इसने एक विशाल जलाशय के भी निर्माण कार्य किया है, एक विशाल जलाशय को इसने बनाने का काम किया। लेकिन बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति के चंदेल शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो प्रशासक था वो धंगदेव माना जाता है, जो यशोवर्मन का पुत्र था और उत्तराधिकार के रूप में चंदेलों की सत्ता का संचालन करता था। उपाधि जो धारण किया था, धंगदेव की उपाधि जो थी वो महाराज धीराज की उपाधि थी। और माना जाता है कि धंगदेव ने कालिंजर को जीत जैसे लेता है वैसे अपनी राजधानी खजुराहो से कालिंजर बना लेता है, यानी कि इसकी राजधानी देखा जाए तो कालिंजर इसकी राजधानी हो जाती है। इसके समय कहा जाता है कि खजुराहो में मातगेश्वर मंदिर जो शिव का था, ये मातगेश्वर मंदिर का निर्माण इसी के समय किया गया था। और ये मातगेश्वर मंदिर नागर शैली का अनुपम उदाहरण है। नागर शैली क्या होती है, द्राविड़ शैली क्या होती है, वेसर शैली क्या होती है, मैं जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाने आऊंगा आप बिल्कुल इसके लिए ये मत सोचिएगा मैं आर्ट एंड कल्चर की स्पेशल क्लास लेकर के आपके बीच आने वाला हूँ। जो आर्ट एंड कल्चर की मेरी स्पेशल क्लास होगी उसमें सारा मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बताऊंगा, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, केव आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, स्कल्पचर के बारे में बताऊंगा, ऐसे जितने सारे लिटरेचर हुए उसके बारे में मैं बताऊंगा। यानी कि सारी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में मेरी स्पेशल क्लास लगेगी। लगभग मैं 20 से 25 क्लास के साथ आपके पास आऊंगा और 20 से 25 क्लास में मैं टोटल आर्ट एंड कल्चर को कवर करने की कोशिश करूंगा। जो आर्ट एंड कल्चर आपको यूपीएससी तक के एग्जाम को कवर करेगा ना हो तो जब मेरी क्लास चलेगी तो आप किसी भी टीचर के वीडियो से मिलाने की कोशिश करते रहिएगा। अगली बात अगर देखा जाए तो इस वंश परंपरा के प्रख्यात शासक के रूप में जो आ रहा है वो कीर्तिवर्मन आ रहा है। और माना जाता है
कि कीर्तिवर्मन जो था इसी के समय देखा जाए तो इसी के समय चेदी वंश के शासक जो थे, इसने चेदी वंश के शासकों को परास्त किया। लेकिन यहाँ अगर एक चीज देखा जाए, यहाँ पे एक चीज देखा जाए, यहाँ मैंने नहीं लिखा लग रहा है, यहाँ पे लिखा, इसको जरा नोट करिएगा। जो धंगदेव था, मैंने अभी बताया कालिंजर को राजधानी बनाया, पहला ऐसा शासक है, पहला ऐसा चंदेलों का शासक है। इसके सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो बताई जाती है वो ग्वालियर विजय बताई जाती है। इसके बारे में मैंने एक बात बताना भूल गया, वो ये है कि चंदेलों में आने वाला धंगदेव पहला ऐसा शासक आता है जो चंदेलों की साम्राज्य विस्तार को बढ़ाता है। यानी चंदेल शासकों की एक छोटी सी बुनियादी को बड़े विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट करने की जो कोशिश किया था वो धंगदेव था। धंगदेव एक पराक्रमी शासक के रूप में भी माना जाता है और इसके जीवन काल में तमाम सारे इसने युद्ध अभियान किया, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी ख्याति जो इसने प्राप्त किया था, वो सबसे बड़ी ख्याति जो था वो ग्वालियर विजय था, वो ग्वालियर का विजय था। इस वंश परंपरा की सबसे प्रख्यात शासक के रूप में अगर देखा जाए तो कीर्तिवर्मन था, जिसने चेदी वंश के शासक को परास्त करता है, चेदी वंश के शासक को परास्त करता है। और कहा जाता है कि महोबा के निकट जो कीरत सागर झील है, ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इस कीरत सागर झील का निर्माण संभवतः इसी के शासनकाल के समय हुआ था, कीर्तिवर्मन के ही समय इसका निर्माण हुआ था। इसके दरबारी नाटककार जो थे वो कृष्ण मिश्र थे, जिन्होंने एक प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना किया था। तो हमने जो आपको बताया अभी बताया था कि जो 9वीं शताब्दी के आसपास अगर देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण भारत में पनपे हुए छोटे छोटे राजवंश जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उन राजवंशों में ये 2 राजवंश मैंने बताया। बस एक क्लास और लेकर के मैं आऊंगा, एक क्लास जिसमें मैं कवर कर दूंगा पूरे राजवंशों को। फिर मैं आपको बताऊंगा, उत्तर भारत का इतिहास मेरा कवर हो जाएगा, मैं आपको दक्षिणापथ के इतिहास को बताऊंगा। यानी कि मेरी जो इतिहास चलेगी, यानी हमने आपको जो अभी बताया एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देता। सपोज करिए भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस भारत के इतिहास में हम लोगों ने स्पेशल अभी क्या देखा, हम लोग जो है अभी ये उत्तर भारत देख रहे हैं, यहाँ की गुप्ता के बाद गुप्तोत्तर काल आया और छोटे छोटे राजवंशों को हम लोग पढ़ रहे हैं। और दक्षिण भारत के भी छोटे छोटे राजवंश, तुंगभद्रा नदी को अगर हम ले लेते हैं तो इस बीच वाले हिस्से को, जैसे हमारी एक क्लास और लगेगी, एक क्लास के बाद ये राजवंश जैसे खत्म होंगे तो मैं इस दक्षिणापथ के इतिहास को बताऊंगा, जहां मैं वातापी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट शासक, ऐसा कुछ करके यहाँ पढ़ाऊंगा। फिर मैं ये पढ़ाने के बाद आपको आऊंगा ये सुदूर दक्षिण के इतिहास पढ़ाने, जहाँ संगम काल बताऊंगा आपको, और चोल चेल पांडव पल्लवों के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। तो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री लगभग कवर हो जाएगा और अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। मैं शुरू करूंगा मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्य काल को शुरू करूंगा। तो इतनी सारी बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। और ये जो टॉपिक है काफी छोटे छोटे हैं, तो इसमें बहुत घबराने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, इन छोटे राजवंशों को कवर करते हुए मैं अपनी अगली वीडियो के साथ पूरी छोटे छोटे राजवंशों को मैं कवर कर दूंगा। और आपसे मेरा ये कहना होगा कि अगर आप लोग चैनल से हमारे नए जुड़े हैं, चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख पाता हूं। इसलिए मैं आशा रखूंगा कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे, ताकि हमारी हौसलाएं और बढ़ती चलें और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूंगा। तो इतनी बातों को कवर करते रहिए। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में अगले एपिसोड और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।